तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोस्पाइस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इनका जन्म जो है वो 7 मई 1812 कैम्बरवेल इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों ब्राउनिंग एक मशहूर पोएट और प्लेराइट थे जो विक्टोरियन एरा में सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट्स में गिने जाते थे। दोस्तों उनकी राइटिंग में अक्सर आयरनी, डार्क ह्यूमर एंड डीप कैरेक्टराइजेशन होता था। मतलब उनके कैरेक्टर्स इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द पाइट पीपर ऑफ हैमलिन, Men and Women, The Ring and the Book, Dramatic Romances and Lyrics, and My Last Dukes etc. और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 12 दिसंबर 1889 वेनिस इटली में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में क्या बताया गया है। यानी कि सबसे पहले तो हम इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये पोएम पहली बार 1864 में पब्लिश हुई थी और ये सबसे पहले जून के महीने में अटलांटिक मंथली मैगजीन में आई थी और फिर उसी साल इसे हमारे पोएट के कलेक्शन ड्रामेटिस पर्सोना में भी इंक्लूड किया गया था। वहीं अगर इसकी राइम स्कीम की बात करें तो इस पोएम की हर चार लाइंस यानी कि 4 लाइंस जो है वो ए बी इस राइम स्कीम को फॉलो करती है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू आवर पोएम। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अब अगर इस पोएम का इंट्रोडक्शन या फिर बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देखें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के डेथ के बाद लिखी थी। एलिजाबेथ उनकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, यानी कि सबसे बड़ी ताकत थी। वो उनकी एक पार्टनर, एक सोलमेट, एक इंस्पिरेशन, सब कुछ थी। एलिजाबेथ खुद भी एक बड़ी पोइट थी और जब उनकी डेथ हो गई तो रॉबर्ट के लिए लाइफ एकदम खाली हो गई। उनकी यादों में उनके साथ रहना उन्होंने शुरू किया और इसी दर्द के बीच रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्रोस्पाइस इस पोएम को लिखा। दोस्तों प्रोस्पाइस का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड। मतलब कि इस पोएम में हमारे जो पोएट है वो अपनी आंखें आगे की तरफ करते हैं, यानी कि अपनी डेथ की तरफ करते हैं, अपनी डेथ को देखते हैं। लेकिन वो डेथ को एक स्कैरी एंड नहीं मानते बल्कि एक हीरोइक फाइट और एक रीयूनियन के रूप में देखते हैं। दोस्तों इस पोएम का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि विक्टोरियन एरा के लोग जो थे वो डेथ से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन ब्राउनिंग ने अपनी पोएम में डेथ को डर के रूप में नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाया है। और जब हम इसे उनकी वाइफ के डेथ के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो पूरी पोएम एक पर्सनल और इमोशनल जर्नी बन जाती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे जाएंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सबसे पहली लाइन आती है, फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट द मिस्ट इन माई फेस। यानी कि पोएट सबसे पहले एक बोल्ड सवाल करता है कि क्या मैं डेथ से डरता हूँ, और तुरंत ही वो आंसर भी देता है कि जब डेथ आएगी तो गले में फॉग जैसी हैवीनेस होगी और चेहरे पर मिस्ट की तरह ठंडक छा जाएगी, यानी कि ठंडक महसूस होगी। यानी कि ये जो है वो डेथ के नेचुरल फिजिकल साइंस है। यानी कि डेथ आती है तब क्या होता है तो हमारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, बॉडी कोल्ड फील करती है, यानी कि हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है और हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो पूरा ठंडा पड़ जाता है और इंसान धीरे धीरे लाइफ से दूर होता है। यानी कि ये सारे हमारे नेचुरल फिजिकल साइंस है जब इंसान जो है वो मतलब कि अपनी मृत्यु की ओर होता है तब। यानी कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि डेथ एक फिजिकल प्रोसेस है और इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं दोस्तों इस सेम लाइन को अगर हम उनके वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो रॉबर्ट की वाइफ जो है वो पहले ये सारी प्रोसेस फेस कर चुकी है। उन्होंने अपने वाइफ के थ्रू डेथ के सारे साइंस को देख लिया है और अब वो अपने लिए भी रेडी है। उनके लिए जो है वो डेथ अपनी वाइफ से मिलने का पहला कदम है।
हमारे जो पोएट है वो एक्चुअली अपनी मृत्यु को, अपनी डेथ को जो है वो मतलब कि नेगेटिव सेंस में नहीं देखते, बल्कि वो पॉजिटिव सेंस में देखते हैं कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं अपनी वाइफ से मिल पाऊंगा, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी मतलब कि डाइड है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पहली लाइन में क्या बताया गया है। देन इसके बाद है व्हेन द स्नो बिगिन एंड द ब्लास्ट डिनोट आई एम नियरिंग द प्लेस। यानी कि पोइट जो है वो स्नो और ब्लास्ट का यूज़ करके ओल्ड एज को और डेथ को डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आती है स्नो। स्नो कैसी है? तो सफ़ेदी और ठंडक का प्रतीक है। यानी कि स्नो कैसी है? तो सफ़ेद है और ठंडी है, जो कि दिखाती है एजिंग और वीकनेस को। यानी कि यहाँ पर ये जो स्नो है वो एजिंग और वीकनेस का सिंबल है। वहीं ये जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट का मतलब है यानी कि तेज़ हवा। दोस्तों ये जो ब्लास्ट है वो एक रिमाइंडर है कि अब मैं अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाला हूं या फिर पहुंच रहा हूं। यानी कि लाइफ की एक नेचुरल साइकिल है, जैसे कि सीजन्स चेंज होते हैं, समर के बाद विंटर आता है, वैसे ही यूथ के बाद क्या आता है? तो ओल्ड एज आती है और फिर हमारी मृत्यु आती है, यानी कि डेथ आती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वहीं अगर इस लाइन को उनकी वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो पोएट फील करते हैं कि जैसे सीजन्स के एंड में ठंड आती है, वैसे ही उनकी लाइफ भी अपने लास्ट स्टेज पर है और अब वो अपने वाइफ के पास क्या करने वाले हैं? तो पहुंचने ही वाले हैं, उनसे मिलने ही वाले हैं, क्योंकि वो भी जो है वो अपने डेथ के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पोएट क्या फील करते हैं, किस तरीके से वो अपनी जो है वो मतलब कि डेथ को एक पॉजिटिव सेंस में देखकर अपने वाइफ से मिलने का जरिया खोजते हैं। तो आई होप आपको ये लाइन भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फो। दोस्तों यहाँ पर नाइट, स्टॉर्म और जो फो है, फो का मतलब होता है दुश्मन, ये सारे जो है वो डेथ के सिंबल्स है। नाइट यानी कि है, नाइट यानी कि डार्कनेस का सिंबल है। स्टॉर्म जो होता है, स्टॉर्म यानी कि तूफान, वो जो है वो स्ट्रगल का सिंबल है। और ये जो फो है, फो का मतलब होता है दुश्मन, ये एक अपोनेंट का सिंबल है। अपोनेंट का सिंबल है यानी कि आपके जो सामने खड़ा होता है, आपके अपोज में खड़ा होता है, आपसे लड़ने के लिए तैयार होता है, ऐसा कोई जिसे आपको हमेशा फेस ही करना पड़ता है। और वो अपोनेंट कौन है? तो हमारी डेथ है। यानी कि डेथ इंसान के लिए एक इनएविटेबल एनिमी है। यानी कि डेथ क्या है? तो ऐसा दुश्मन है जिसे हम टाल नहीं सकते। दोस्तों इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसा दुश्मन जिसे टाला नहीं जा सकता, न टालने योग्य, यानी कि उसे हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ब्राउनिंग के लिए ये एक फो डिस्गाइज्ड फ्रेंड है। यानी कि फो यानी कि जो दुश्मन है, ये जो डेथ है, वो कैसी चीज़ है? तो हमारे ब्राउनिंग के लिए वो एक डिस्गाइज्ड फ्रेंड है, यानी कि भेस बदला हुआ फ्रेंड है। क्योंकि हमारे ब्राउनिंग को तो मतलब कि हमारा जो पोएट है, उनको ये लगता है कि मैं तो अगर मृत्यु के पास जाता हूँ या फिर मेरी मृत्यु आती है तो मैं अपनी वाइफ से मिल पाऊंगा। यानी कि ये जो मृत्यु है, ये जो डेथ है, वो मेरे लिए बहुत ही खास चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मुझे अपनी वाइफ की तरफ ले जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इस हमारी तीसरी लाइन में बताया गया है। देन इसके बाद है वेयर ही स्टैंड्स द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो। दोस्तों यहाँ पर डेथ को जो है वो आर्क फियर बोला गया है। आर्क फियर यानी कि सबसे बड़ा डर। आर्क फियर का मतलब होता है सबसे बड़ा डर, और वो सबसे बड़ा डर कौन सा है? तो मौत का डर है। लेकिन पोएट कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान को उसका सामना करना ही पड़ता है। यानी कि चाहे इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसे डेथ के सामने झुकना ही पड़ता है, उसे डेथ को फेस करना ही पड़ता है। लेकिन अगर उनकी वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पोइट स्ट्रांग है, क्योंकि उनके अंदर अपनी वाइफ से मिलने का जज्बा है, इच्छा है। उनके लिए ये जो आर्क फियर है, यानी कि ये जो सबसे बड़ा डर है, वो एक डरावना मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक रास्ता है अपनी वाइफ से मिलने का। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद है फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेन एंड द बैरियर्स फॉल। यानी कि पोइट लाइफ को एक जर्नी बोलते हैं जिसका समिट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट वो ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं। यानी कि अब सारे बैरियर्स गिर गए हैं। लाइफ के स्ट्रगल्स का एक एंड होता है और डेथ उन सब का बैरियर्स खत्म कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और वहीं अगर उनकी वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो वाइफ की डेथ के बाद पोइट के लिए लाइफ अपने मकसद को खो चुकी थी। अब वो कहते हैं कि मेरी लाइफ का रियल समिट तब होगा जब मैं अपनी वाइफ के पास जाऊंगा। यानी कि मेरे लिए जो है वो हाईएस्ट पॉइंट वो होगा जब मैं अपनी वाइफ के पास पहुंच जाऊंगा, यानी कि मेरी डेथ मेरे करीब होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दो अ बैटल्स टू फाइट एर द गार्डन टू गेन द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल। पोइट कहते हैं कि एक लास्ट बैटल फाइट करनी है, उसके बाद ही मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिवॉर्ड क्या है? तो वो रिवॉर्ड है पीस और रीयूनियन, यानी कि शांति और दोबारा मिलना। यानी कि डेथ के पेनफुल मोमेंट जो होते हैं वो एक बैटल जैसे हैं, यानी कि एक वो जंग जैसी है, लेकिन उनके बाद एक एटर्नल पीस है।
और उनके लिए उनका असली रिवॉर्ड कौन सा है, तो वो है अपनी बिलवड वाइफ से दोबारा मिलना। यानी कि वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के साथ एक आखिरी बैटल फाइट करना चाहता हूँ, यानी कि मौत के साथ लड़ना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं लड़ लूँगा, यानी कि जब मेरी डेथ आ जाएगी, तब मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। और वो रिवॉर्ड कौन सा है, तो मेरे लिए वो रिवॉर्ड है शांति और मेरी वाइफ से दोबारा मिलना। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बता रहे हैं। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन मोर फाइट, द बेस्ट एंड द लास्ट। यानी कि पोइट अपनी पूरी लाइफ को एक फाइटर की तरह देखते हैं। अब एक और फाइट बची है जो कि उनकी सबसे बेस्ट फाइट होगी और सबसे लास्ट फाइट होगी। यानी कि पोइट क्या कहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ में कैसा रहा हूँ, तो फाइटर की तरह रहा हूँ। यानी कि मैंने लाइफ में कभी भी कभी भी मैं ऐसा नहीं हुआ हूँ कि जहाँ पर मैं डिमोटिवेट होकर झुक चुका हूँ। मैंने हमेशा जो है वो लाइफ में आने वाले स्ट्रगल से या फिर कठिनाइयों से यानी कि फ़ाइट किया है, उन्हें फेस किया है। लेकिन अब एक और फाइट बची है, और वो फाइट कौन सी है, तो ज़िंदगी और मौत के बीच की फ़ाइट है, और वो सबसे बेस्ट है और सबसे लास्ट फाइट है। यानी कि यहाँ पर पोइट हमें सिखाना चाहते हैं कि लाइफ को एक हीरोइक बैटल की तरफ फेस करना चाहिए। और अगर उनकी वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में इस लाइन को समझे, तो वाइफ के प्यार की वजह से उनकी मोटिवेशन यहाँ पर डबल हो जाती है, क्योंकि ये फाइट करने के बाद जो है वो कि ये जो फाइट है बेसिकली वो उन्हें उनकी वाइफ तक ले जाएगी। यानी कि इस फाइट से वो कहाँ पर जाएंगे, तो सीधा अपनी वाइफ के पास पहुँच जाएंगे और उन्हें उनकी वाइफ से मिलने का मौका दोबारा मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज माई आइज एंड फॉरबोर एंड बेड मी क्रीप फास्ट। यानी कि पोइट नहीं चाहते कि वो डेथ के सामने कावर्ड बनकर गुजरे, यानी कि डरपोक बनकर निकल जाए। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा अगर डेथ उनकी आंखें बंद कर दे और चुपके से उन्हें ले जाए। बैंडेज माई आइज का मतलब होता है कि आंखें जो है वो बंद कर देना, और फोरबोर का मतलब होता है चुपके से ले जाना, यानी कि चुपके से कि ले जाए। यानी कि हमारे पोइट बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरी जो डेथ हो वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह बस यूं ही हो जाए, और जो डेथ है वो मुझ पर जीत हासिल कर ले। यानी ब्रेवरी का मतलब है डेथ को फेस करना, वो भी बिना डर के। और वाइफ के बिना उनकी ऑलरेडी लाइफ में जो है वो कि खालीपन बहुत था। वो चाहते हैं कि डेथ को वो हीरो की तरह एक्सेप्ट करे, ताकि वो अपनी सोलमेट को इज्जत के साथ फेस कर सके। सोलमेट से वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, फेयर लाइक माई पियर्स द हीरोज ऑफ ओल्ड। यानी कि पोइट कहते हैं कि नहीं, मुझे डेथ का पूरा एक्सपीरियंस लेना है। जैसे पुराने हीरोज अपनी मौत को फेस करते थे, वैसे ही वो भी करना चाहते हैं। यानी कि ऑनर के साथ मरना एक हीरो का स्टाइल होता है, और उनके लिए ये जो हीरोइक स्टाइल है, ये जो हीरोइक एंड है, वो उन्हें उनके प्यार तक पहुंचाएगा, यानी कि उन्हें उनके प्यार तक ले जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है बियर द ब्रंट इन अ मिनट, पे ग्लैड लाइफ फॉर ईयर्स ऑफ पेन डार्कनेस एंड कोल्ड। यानी कि पोएट कहते हैं कि वो सारा पेन बियर करेगा, यानी कि वो क्या करेंगे कि जितने भी दर्द है वो सारे दर्द सहन करेंगे। यानी कि ये क्या होगा कि ये जो जितना भी दर्द है वो सिर्फ 1 मिनट का होगा, इससे लाइफ के सारे अरियर्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कि डेथ के जो दर्द होते हैं उनको एक छोटी सी पेमेंट समझना चाहिए, जो कि हमारी आत्मिक शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे हमारे पोइट हमें ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो डेथ होती है आप उसे एक छोटी सी पेमेंट समझो। यानी कि आपको अगर आपकी लाइफ में शांति चाहिए, यानी कि आपको जो है वो कि लाइफ टाइम की शांति चाहिए, हमेशा की शांति चाहिए, तो उसके लिए आप जो है वो इस दर्द को छोटी सी पेमेंट समझो, जिसके बदले में आपको कि शांति मिलेगी। और उनकी वाइफ के कॉन्टेक्स्ट से अगर इस लाइन को समझा जाए, तो वाइफ के बिना उनकी जो लाइफ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकेली थी, लोनलीनेस फील की है उन्होंने अपनी लाइफ में, और अब वो हैप्पीली वो एक लास्ट पेन झेलने को तैयार है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी वाइफ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, द ब्लैक मिनट्स एट एंड। यानी कि पोएट कहते हैं कि ब्रेव इंसान के लिए सबसे बुरा मोमेंट भी बेस्ट बन जाता है। डेथ का दर्द 1 मिनट का होता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ डेथ जो है वो कि डेथ के बाद जितना भी दर्द होता है वो सारा खत्म हो जाता है। यानी कि ये सब जो दर्द है आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए सहन करना पड़ता है, और उस ब्लैक मिनट के बाद उन्हें जो है वो अपनी वाइफ का चेहरा दोबारा दिखाई देगा, और फिर सबसे ज़्यादा जो है वो कि बेस्ट मोमेंट उनके लिए होगा। यानी कि हमारे पोएट क्या कहते हैं कि ये जो ब्लैक मोमेंट था मेरे लिए, जहाँ पर मुझे सिर्फ 1 मिनट का दर्द सहन करना पड़ता है, उस ब्लैक मोमेंट को अगर मैं सहन कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से दोबारा मिल जाऊँगा और मेरे लिए सब कुछ फिर से बेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
And the elements rage, the faint voices that rave, shall dwindle, shall blend. यानी कि स्टॉर्म्स, फियर और स्कैरी वॉइसेस धीरे धीरे फेड हो जाएंगी। यानी कि जो डेथ के जितने भी सिम्टम्स है ये सारे जो है वो मतलब कि फीके पड़ जाएंगे। यानी कि डेथ के जो स्कैरी मोमेंट्स है वो सिर्फ टेम्पररी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। उनके लिए अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो वो है उनकी वाइफ से मिलना, उनसे जो है वो मतलब कि मिलना, तो वही उनके लिए सिर्फ परमानेंट है, बाकी सब कुछ तो टेम्पररी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Shall change, shall become first a piece out of pain, then a light, then thy breast। यानी कि पोइट कहते हैं कि सबसे पहले तो मेरे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, फिर एक रोशनी आएगी और फिर वो जो रोशनी है वो मुझे अपनी बिलवेड के पास ले जाएगी, यानी कि बिलवेड की गोद तक ले जाएगी। दोस्तों ये जो लाइन है वो डायरेक्टली उनकी वाइफ के लिए है। उनके लिए डेथ का मतलब है अपनी वाइफ के आर्म्स में दोबारा जाना। यानी कि वो कहते हैं कि जब डेथ आएगी और डेथ की जो प्रोसेस होने लगेगी तब सबसे पहले तो मेरे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, वो सारा 1 मिनट का दर्द होगा जो मुझे फेस करना पड़ेगा। फिर ये सारे दर्द खत्म होने के बाद एक डिवाइन लाइट आएगी, यानी कि भगवान मुझे लेने आएंगे, गॉड आएंगे, एक रोशनी आएगी और फिर वो रोशनी मुझे कहाँ ले जाएगी, तो वो रोशनी सीधा मुझे मेरी वाइफ के पास ले जाएगी जिससे मैं मिलूँगा। यानी कि यही मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, आई शैल क्लास्प दी अगेन एंड विद गॉड बी द रेस्ट। दोस्तों ये पोएम की सबसे इमोशनल लाइन है। पोइट अपनी वाइफ को सोल ऑफ माई सोल बोलते हैं, मतलब उनके एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा। यानी कि हमारी जो पोइट की जो वाइफ है वो क्या है, तो उनकी आत्मा की भी आत्मा है। वो कहते हैं कि वो अपने बिलवेड को दोबारा गले लगाएंगे और फिर दोनों गॉड के साथ एटर्नल रेस्ट में होंगे। यानी कि डेथ के बाद रीयूनियन और गॉड के साथ हमेशा की शांति मिलती है। दोस्तों ये रॉबर्ट का अल्टीमेट होप है कि वो अपनी सोलमेट के साथ दोबारा मिलेंगे और गॉड के साथ एटर्नल शांति पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों अगर इस पोएम का ओवरऑल मैसेज देखें तो यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है कि डेथ से डरना नहीं चाहिए। लाइफ एक जर्नी है जिसमें एंड होना नेचुरल है। डेथ एक एनिमी जैसा लगता है पर वो एक्चुअली एक गेटवे है, यानी कि हमारे लिए एक रास्ता है, जरिया है। रॉबर्ट के लिए डेथ का मतलब सिर्फ खत्म होना नहीं था बल्कि अपनी बिलवेड वाइफ से दोबारा मिलना था। ये पोएम करेज, होप और एटर्नल लव का मैसेज देती है। दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि ब्राउनिंग के लिए डेथ एक स्कैरी चीज़ नहीं थी बल्कि एक प्रॉमिस थी, और वो प्रॉमिस था अपनी वाइफ से दोबारा मिलना, अपनी वाइफ के साथ रीयूनियन का प्रॉमिस। ये पोएम हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी लाइफ को एक फाइटर की तरह जिए तो डेथ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हमने किसी को सच्चे दिल से प्यार किया हो तो डेथ भी उनसे मिलने का एक ज़रिया बन जाता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।